हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं स्किपर लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को पिछले कई दिन से मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। हाउएवर, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक मुझे हमेशा महंगा नजर आया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इस स्टॉक में जबरदस्त करेक्शन आई है। अब सवाल ये उठता है कि इस करेक्शन के बाद क्या अब ये स्टॉक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने लायक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये करेक्शन इसलिए आई है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स चेंज हो गए? इन सब सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कीपर का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। 68% रेवेन्यू स्कीपर का आता है इंजीनियरिंग डिवीजन से, जहां पर ये पावर ट्रांसमिशन टावर्स बनाते हैं, रेलवे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल बनाते हैं, फास्टनर्स बनाते हैं, टेलीकॉम टावर्स बनाते हैं, टेस्ट स्टेशंस बनाते हैं और मोनोपोल्स भी बनाते हैं। यहां से इनका 68% रेवेन्यू आता है। मार्जिन भी ठीक ठाक है। इबिटा मार्जिन यहां पर लगभग 11.5% के आसपास है। एंड स्कीपर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर इन दिस कैटेगरी इन आवर कंट्री। जो हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रक्चर्स है ना, वो अपने देश में बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं बना रही हैं आज के दिन में, और स्कीपर उन सारी कंपनीज में से लीडर है। इनफैक्ट अगले 2-3 महीने में जब इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन लाइव चली जाएगी तो इट विल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द कंट्री टू कंस्ट्रक्ट दीज स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। इंजीनियरिंग डिवीजन से एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अच्छा खासा आता है। इनफैक्ट 15 से 20% जो स्कीपर का 2024 में रेवेन्यू था वो एक्सपोर्ट बिजनेस था। कहां कहां एक्सपोर्ट करते हैं ये? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है स्कीपर के लिए। अब स्कीपर फोकस कर रहा है डेवलप्ड मार्केट की तरफ भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। खासकर कंसीडरिंग कि चाइनीज कंपटीशन इस सेक्टर में रिलेटिवली कम है। यहाँ पर मार्जिन्स भी जो डोमेस्टिक मार्जिन्स हैं उनसे बेटर होते हैं। इसके अलावा जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं तो एक्सपोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन क्लोज होता है। यानी अगर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो स्कीपर को प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी रेट्स रिवाइज हो जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक लग जाते हैं। स्कीपर का दूसरा बिजनेस डिवीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन, यानी ठेकेदारी का धंधा, जिसे हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। यहां से 18 से 20% इनके रेवेन्यूज आते हैं। हाउएवर, ये बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। अच्छा बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप ठेकेदारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले, आपने टेंडर भरे और उसके बाद आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। मार्जिन्स मुश्किल से 6% के आसपास है। इतने कम मार्जिन्स क्यों हैं? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर आपको ठेकेदारी करनी है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यानी कोई भी आदमी कभी भी एंटर कर सकता है, कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है। और किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर्स जीतने हैं तो वो क्या करेगी? सस्ते टेंडर भरेगी, मार्जिन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। स्कीपर बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग करता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए करता है, वाटर ईपीसी करता है, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईपीसी करता है, रेलवे के लिए ईपीसी करता है। लेकिन इसमें बिजनेस का कोई मोड नहीं है, इसीलिए मार्केट इस तरीके के बिजनेस को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देती, बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देती। अब बात करते हैं इनके थर्ड बिजनेस सेगमेंट की, वो है पॉलीमर बिजनेस। यहां से इनके लगभग 15 से 20% के आसपास रेवेन्यू आता है। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर ये पाइप्स बनाते हैं, यूपीवीसी पाइप्स, सीपीवीसी पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, फिटिंग्स बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे पानी की टंकी होती है वो बनाते हैं, स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं, बाथ एक्सेसरीज बनाते हैं, एग्रीकल्चरल एंड बोरिंग के लिए पंप्स बनाते हैं। देखो, ये बिजनेस सेगमेंट जो हमने इससे पहले 2 बिजनेस सेगमेंट डिस्कस की थी उनसे टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहां पर आप पाइप्स बना रहे हो और कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे हो। आपको गवर्नमेंट से कोई ठेके नहीं लेने, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड नहीं करना। कैश फ्लोज बेटर है। आप अपना ब्रांड बनाकर बेच रहे हैं, यानी कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है। स्कीपर पाइप ईस्टर्न इंडिया में एक एस्टेब्लिश्ड पाइपिंग की ब्रांड है, इसीलिए मार्केट इस तरीके की कंपनी को हमेशा बेटर वैल्यूएशन देती है, ज्यादा इज्जत देती है। लेकिन इस बिजनेस में समस्या क्या है कि स्केल बहुत छोटा है। आज के दिन में सिर्फ 15 से 20% जो स्कीपर के रेवेन्यूज हैं वो पॉलीमर सेक्शन से आते हैं। सिर्फ 500 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन थी 2024 में। जब आपके स्केल ऑफ ऑपरेशंस इतने छोटे होते हैं तो क्या दिक्कत आती है? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपके मार्जिन्स जब तक नहीं बढ़ते, जब तक आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा नहीं हो जाता, जब तक आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलने लग जाता।
आज के दिन में इस डिवीजन से स्किपर सिर्फ 4% या 5% के आसपास मार्जिन कमा रहा है और इंडस्ट्री की एवरेज इस डिवीजन से आती है 13 से 14% की, यानी स्कोप ऑफ इंक्रूवमेंट है। आज के दिन में 4-5% मार्जिन कमा रहे हैं इस डिवीजन से, हो सकता है अगले 3 साल में 4 साल में 10%, 12% या 14% के आसपास मार्जिन कमा सकते हैं। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि जब हमारी टॉप लाइन 500 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास हो जाएगी तो हमारा जो मार्जिन है वो भी डबल डिजिट में आने लग जाएगा। एक और समस्या है इस डिवीजन में, पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट खतरनाक कैपेक्स कर रही थी अपने जल जीवन मिशन पर। अब वो जल जीवन मिशन पे जो खर्चा है ना, वो आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है। उसकी वजह से डिमांड पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में बताती है कि हमको 3-4 साल लग जाएंगे इस डिवीजन को अच्छी तरह स्केल अप करने में। लेकिन अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाती है इसको स्केल अप करने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट इस कंपनी को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन देगी जो आज के दिन दे रही है उसके मुकाबले। अब ग्रोथ फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम स्किपर जैसे स्टॉक में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। रीजन नंबर 1, डिमांड। आज के दिन में स्किपर की ऑर्डर बुक 6500 करोड़ के आसपास है। 2024 में इनकी टॉप लाइन सिर्फ 3200 करोड़ की थी, यानी इनकी ऑर्डर बुक पिछले साल की टॉप लाइन से 2 गुना या 2.5 गुना ज्यादा है। इतनी डिमांड कैसे है? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, अगले 7-8 साल में गवर्नमेंट को 9 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं ऑन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस 9 लाख करोड़ में से 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का खर्चा होगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर, जहां पर स्किपर काम करती है। डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से स्किपर की सारी उंगलियां घी के अंदर है आज के दिन में, और लगता नहीं कि हमको अगले 3-4 साल में ये डिमांड कम होने वाली है। सबसे बड़ा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का रीजन ये है। अब डिमांड तो आ रही है, इस डिमांड को कंपनी केटर कैसे करेगी? कैपेसिटी एक्सपेंशन से। आज के दिन में जो स्किपर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3 लाख मेट्रिक टन पर ईयर है। कंपनी उसको 75,000 मेट्रिक टन पर ईयर से बढ़ाने वाली है विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगले फाइनेंशियल ईयर में ये नई कैपेसिटी इनकी अप एंड रनिंग हो जाएगी। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि हम अपनी टॉप लाइन को हर साल 25% से ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे ना, तो हमने पाया है कि मैनेजमेंट ने जो हिस्टोरिकली गाइड किया है ना, उससे बेटर परफॉर्म किया है। सिर्फ टॉप लाइन नहीं, बल्कि मार्जिन्स भी एक्सपेंड होने की उम्मीद है अगले 2-3 साल के अंदर। आज के दिन में कंपनी जो कमांड कर रही है वो 9.5 और 10% के आसपास के मार्जिन कमांड कर रही है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि अगले 2-3 साल में ये मार्जिन्स उठ के 11% हो जाएंगे। और ये कंजर्वेटिव फिगर बता रहे हैं वो अपने खुद के मुंह से। वो खुद की कौन में ये बोलते हैं कि हम कंजर्वेटिवली 11% कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उससे बेटर करने की। कैसे अचीव करेंगे ये हायर मार्जिन्स? पहला तरीका, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ये ले रहे हैं, जो ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट्स ये ले रहे हैं, उसमें ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिड नहीं कर रहे। ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सिर्फ गिने चुने कंट्री के अंदर प्लेयर्स हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहां पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। हाई वोल्टेज कैटेगरी में यानी 400 केवी से ऊपर की कैटेगरी में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं इंडिया के अंदर। सिर्फ 5 या 6 ऐसे प्लेयर्स हैं। स्किपर इज वन ऑफ देम। स्किपर कहता है कि हम 10 से 15% के आसपास मार्केट शेयर कमांड करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो हम छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, ताकि जो ईबिटा मार्जिन्स आज के दिन में हमको ठेकेदारी में सिर्फ 6% के आसपास नजर आ रहे हैं, वो शायद अगले 2-3 साल के अंदर 7% के आसपास तक नजर आने लग जाए। दूसरा तरीका मार्जिन एक्सपेंड करने का, पॉलीमर पाइप बिजनेस। आज के दिन में क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है, 400-500 करोड़ की आपकी टॉप लाइन है, सिर्फ आपके मार्जिन 4.5% या 4% के आसपास है। ये बढ़कर उम्मीद है कि हो जाएंगे 10% जब टॉप लाइन ऑफ पाइपिंग डिवीजन विल रीच 1000 करोड़। ऐसा कब होगा? शायद अगले 3-4 साल के अंदर। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की प्राइस फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो मार्जिन्स को आप प्रोटेक्ट कर पाते हो। बेटर मार्जिन्स हैं एक्सपोर्ट में इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस। जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, वहां पर इनका फोकस है प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर। देखिए, स्किपर इज अ वेरी गुड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर। ये मार्केट से स्टील बिलेट्स खरीदते हैं, उसके बाद हॉट रोल खुद करते हैं, गैल्वेनाइज खुद करते हैं। जो इनके बहुत सारे पीयर्स है ना, वो ये सारे काम अपने खुद की फैक्ट्री में नहीं करते, इन हाउस नहीं करते, क्योंकि स्किपर हॉट रोलिंग प्लांट लगाने वाला पहला प्लेयर था। इसीलिए स्किपर के मार्जिन इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स लुक वेरी गुड। इनके मार्जिन कहीं बेटर हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। उसके बाद स्किपर ठेकेदारी में भी आ गया।
ठेकेदारी में आ गए तो क्या हो गया, जितने भी ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं ये अपनी ही फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गई। छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे फास्टनर्स, वो स्किपर इन हाउस बनाता है, छोटे प्रोडक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। इन छोटी छोटी प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की वजह से स्किपर के मार्जिन्स आहिस्ता 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 पिछले 3 साल से हमको इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल में 100 बेसिस पॉइंट से अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा स्किपर एज अ कंपनी को। और मैनेजमेंट खुद कह रही है कि ये गाइडेंस हमारी कंजर्वेटिव गाइडेंस है। तो फंडामेंटली आज के दिन में मुझे स्टॉक ठीक ठाक नजर आ रहा है। ठीक है, डिमांड अच्छी नजर आ रही है, स्किपर की टॉप लाइन भी मेरे को एक्सपेंड होती नजर आ रही है, इनके मार्जिन भी मेरे को एक्सपेंड होते नजर आ रहे हैं। तो जो करेक्शन आई है स्टॉक में वो फंडामेंटल्स की वजह से तो नहीं आई हुई लगती मुझे। अब आता है असली सवाल, वैल्यूएशंस कैसी है। वैल्यूएशन की वजह से बहुत दिन से मैं इस स्टॉक को खरीद नहीं रहा था, पिछले 3-4 महीने से वैल्यूएशंस इस स्टॉक की बहुत ज्यादा हाई लग रही थी। आज वैल्यूएशंस कैसी है, इस वीडियो में हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम कान को यूजुअली ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कान को ऐसे पकड़ेंगे। जब भी हम किसी हाई ग्रोथ कंपनी जैसे स्किपर को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ उसका पीई देखकर डिसाइड नहीं कर लेना होता कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। हमको पीई को कंसीडर करना होता है विद प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, कि ये स्टॉक फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा, उसके बाद पीई कंसीडर करनी होती है। इसीलिए जो राइट मैट्रिक्स मुझे लगता है इस तरीके की कंपनी को वैल्यूएट करने के लिए वो पेग रेशो लगता है। पेग रेशो क्या होती है, पेग रेशो होती है पीई मल्टीपल डिवाइडेड बाय ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन पैट। अगले 3-4 साल में ये कंपनी अपने पैट को कैसे ग्रो करेगी। अब सवाल उठता है कि कितनी पेग रेशो कंफर्टेबल पेग रेशो है। देखिए, यहां पर विचार सभी लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। मैं अपना बता देता हूं कि मैं यूजुअली कंसिडर करता हूं उस कंपनी को जिसका पेग रेशो एटलीस्ट 1.5x से कम हो। अगर पेग रेशो 2x से ज्यादा होता है ना, तो मैं उस कंपनी को कभी कंसिडर नहीं करता और उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल विचार है। ठीक है, तो यहां पर मैं जो अपनी वैल्यूएशन की थ्योरी दूंगा या अपनी वैल्यूएशन की बात करूंगा ना, वो मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के हिसाब से है। आपकी फिलोसफी टोटली डिफरेंट हो सकती है मुझसे। ठीक है, तो मैं जब भी कोई कंपनी देखता हूं ना, तो मैं उसके पीई मल्टीपल को प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ से डिवाइड कर लेता हूं, दैट इज पेग रेशो। पेग रेशो हमेशा कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट 1.5x से कम होनी चाहिए। और अगर 1x से कम है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे बढ़िया बात है। स्किपर के एग्जांपल से आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। देखिए, मैंने स्किपर की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन बनाई है कि इनका रेवेन्यू जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है 25% से ग्रोथ टॉप लाइन करेगी, उसके हिसाब से मैंने 2027 तक इनकी रेवेन्यू की प्रोजेक्शन बना दी है। उसके बाद मैंने ईबिटा मार्जिन भी जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि 11% का हो जाएगा अगले 2-3 साल के अंदर, वो कंसिडर किया है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो इनकी ईबिटा में ग्रोथ होगी अगले 2.5 साल के अंदर, 2.5 ईयर्स में, वो 30% CAGR से होगी। और जो पैट इनका ग्रो होगा ना, वो लगभग 40% से हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मैनेजमेंट जो गाइड कर रही है उसके हिसाब से प्रोजेक्शंस बना दी। और रिमेंबर, मैनेजमेंट की प्रोजेक्शन हमेशा कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव गाइडेंस देने वाली मैनेजमेंट नहीं है स्किपर की, जो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट आज के दिन में अगर हम अगले 2.5 साल की प्रोजेक्शंस देखें तो पैट 40% से ग्रो करना चाहिए। लेकिन हम और कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी अगले 3 साल में सिर्फ 30% से ग्रो करेगी। यानी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, हम और भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ 30% की आएगी। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि पेग रेशो आज के दिन में क्या है। मार्केट कैप स्टॉक की 5247 करोड़ है, जब स्टॉक का प्राइस 466 रुपीज है। ठीक है, पैट आज के दिन में टीटीएम पर आज के दिन में 107 करोड़ है। तो यानी पीई रेशो टीटीएम पर क्या हो गई, 5247 डिवाइडेड बाई 107 करोड़। यानी आज के दिन में टीटीएम पर पीई स्टॉक की 49x की है। ठीक है भाई, पीई 49 की है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमने 30% की ले ली। अगर 30% से स्टॉक ग्रो करता है तो पैग रेशो टीटीएम पर कितनी हुई, 1.63x, यानी 49 डिवाइडेड बाई 30। सिंपल। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रोथ 40% से होगी जैसा कि मैनेजमेंट गाइड कर रही है, तो पैग रेशो कितनी हुई, 49 डिवाइडेड बाई 40, यानी 1.23x। मैंने क्या बात की थी थोड़ी देर पहले कि मैं पैग रेशो में कब कंफर्टेबल हूं। मैं पैग रेशो में जब कंफर्टेबल हूं जब पैग रेशो एटलीस्ट 1.5x से कम हो।
अगर 30% हमने ग्रोथ मान ली, एज्यूम कर ली, तो पेग रेशो अभी 1.63 है, यानी पेग रेशो 1.5 के आसपास हमें नजर आने लग गई है। अब पेग रेशो 1.5x कम पहुंचेगी जब स्टॉक की मार्केट कैप 4800 करोड़ के आसपास हो जाएगी, यानी स्टॉक प्राइस लगभग 427 रुपए के आसपास हो जाएगा। उस समय इस स्टॉक की पेग रेशो 1.5x हो जाएगी। अगर 30% ग्रोथ है तो, अगर 40% ग्रोथ है तो पेग रेशो ऑलरेडी 1.5 से नीचे है, 1.23 है ना। अगर हमको ये स्टॉक खरीदना है 1.25x पेग पर, यानी और बेटर वैल्यूएशन पर, और हम एज्यूम कर रहे हैं 30% ग्रोथ होगी, तो स्टॉक प्राइस हो जाना चाहिए 350 रुपए के आसपास। यानी आज के दिन में स्टॉक अगर 425 के आसपास है तो कंफर्टेबल टेरिटरी में स्टॉक ने एंट्री कर ली है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टॉक अगर 400 से नीचे चला जाता है, 350 के आसपास चला जाता है, तो पेग रेशो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, 1.25x हो जाएगी। और 1x की अगर पेग चाहिए तो स्टॉक को 300 से नीचे जाना पड़ेगा। यही फिगर मैंने 40% के लिए भी कैलकुलेट करी है। अगर 40% ग्रोथ हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में आएगी, तो 1x का पेग हमें मिल जाएगा जब स्टॉक की कीमत 380 रुपीज के आसपास है। अब स्टॉक के रिस्क की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्किपर में रिस्क नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि B2G सेक्टर में है, गवर्नमेंट रिस्क है। गवर्नमेंट ने अगर टेंडर निकालने कम कर दिए, खर्चा कम कर दिया, बजट कम कर दिया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान अगर जिस उम्मीद से जाना चाहिए उस उम्मीद से नहीं गया, तो कंपनी को 50 का मल्टीपल कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आपने टेंडर तो लगा दिया, टेंडर मिल भी गया, आपको ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल की जो जेस्टेशन पीरियड है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी ने इसीलिए तो जो अपना B2C बिजनेस है उसको इंप्रूव करना चाहती है, जो पाइपिंग का बिजनेस है, पॉलीमर का बिजनेस है, उसको इंप्रूव करना चाहती है, ताकि ये B2G के में जो वर्किंग कैपिटल फंस रही है, वो वर्किंग कैपिटल आप B2C बिजनेस में कमा सके। इसीलिए मैनेजमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है। उनका लॉन्ग टर्म का प्लान है, अगले 5-10 साल के बाद उनका सब्सटेंशियल रेवेन्यू इस सेगमेंट से भी आने लग जाएगा, जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे जैसे आपका पॉलीमर का बिजनेस स्केल अप करेगा, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ की टॉप लाइन आप उस सेगमेंट से मारोगे। तीसरा रिस्क, आप ठेकेदारी के बिजनेस में हो, जहां पर मार्जिन्स प्रोटेक्ट करना अपने आप में ही महाभारत है। मैंने वीडियो में पहले भी बात करी उसके बारे में कि छोटे प्लेयर्स आ जाते हैं तो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ईपीसी प्लेयर्स के लिए। उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन। पावर ग्रिड इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। 50% जो इनके ऑर्डर्स है ना, वो सिर्फ पावर ग्रिड से आते हैं। और पावर ग्रिड जब कॉन्ट्रैक्ट लिखता है ना, तो उसमें एक क्लोज डालता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जब रॉ मटेरियल की होगी ना, तो हमारे को मत बोलना कुछ भी, मार्जिन्स पे सफर करेगी स्किपर, पावर ग्रिड सफर नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है कि रॉ मटेरियल के प्राइस जब फ्लक्चुएट होंगे तो इंपैक्ट पड़ेगा सीधा सीधा स्किपर के ऊपर, वो पास ऑन नहीं कर सकते रॉ मटेरियल के प्राइसेस। उसके बाद जो इनका पॉलीमर का बिजनेस है, इत्तू सा बिजनेस है, वो कम स्केल अप होगा। सवाल ये उठता है, जल जीवन मिशन में तो उतना खर्चा हो नहीं रहा आज के दिन में, तो आप जब आहिस्ता 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 ऑर्गेनिकली ग्रो होंगे, वो किस स्पीड से होंगे? आज के दिन में तो आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ज्यादा मार्जिन देके अपना सामान बेच पा रहे हो, लेकिन क्या आप उसकी सस्टेनेबल ब्रांडिंग कर पाओगे? खासकर उस मार्केट में जो ऑलरेडी बहुत क्लटर्ड है, बहुत सारे प्लेयर है इस मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो, तो वो देखना बाकी है। क्योंकि आपने अभी B2C में आज तक कभी काम किया नहीं है, आप पहली बार कर रहे हो। देयर इज लॉट टू प्रूव हियर, है ना। तो आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकता कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के फोड़ ही दोगे अगले 4-5 साल में, बहुत बड़ा रिस्क है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि इस कंपनी में बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेकिन आज के दिन में हमें एक वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट जो वादा कर रही है उसको अचीव किया, 25% से टॉप लाइन ग्रो किया, और जो इनका पैट है वो 30-40% से ग्रो किया, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद ये कंपनी शेयर होल्डर के लिए कुछ ना कुछ पैसा बना के दे सकती है। स्टॉक में वैल्यूएशन कंफर्ट भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है और फंडामेंटल्स भी मेरे को इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।